Lecture number 8, Measure of Central Tendency by Zahid Khan, Department of Statistics, Faculty Member at University of Malakand, Pakistan. डियर स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसको यूजुअली एवरेज कहते हैं, वो डिटेल से डिस्कस करेंगे. बट बिफोर डिस्कसिंग और स्टार्टिंग दिस न्यू लेक्चर, आप लोगों को मेरी तरफ से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, ताकि आपको मज़ीद अच्छी वीडियो और मज़ीद अच्छी एजुकेशनल वीडियो मिले. सो प्लीज़ इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. इंट्रोडक्शन. क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन आर नॉट सफिशेंट for in practical purposes. There is need for further condensation. So अभी तक हमने पढ़ा हुआ है कि क्लासिफिकेशन के ज़रिए हम डेटा को प्रेजेंट करते हैं, समराइज करते हैं, एंड आल्सो वी आर गोइंग टू समराइज द गिवन डेटा यूजिंग टेबुलेशन. But these two methods are not sufficient in some cases. Okay, there are more practical cases where classification and tabulation are not sufficient, जहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ती है इसको फर्दर समराइज़ करने के लिए. यानी अगर हम टेबल बनाते हैं तो टेबल में रोज़ और कॉलम होंगे. ओके, अगर हम क्लासिफिकेशन डेटा की करते हैं उसमें भी डिफरेंट ग्रुप्स होंगे. तो उसको हमने फर्दर अभी समराइज़ करना है कि डेटा की पोजीशन या डेटा की समरी और भी अच्छी तरीके से हो जाए. Particularly, we want to compare two or more different distribution. We may reduce the entire distribution to one number which represent the distribution. अगर हम कोई दो डिस्ट्रीब्यूशन है, या हम यूँ कह सकते हैं कि हमारे पास दो डेटा सेट है, ओके, या 3 डेटा सेट है, या 4 या मोर देन 4 डेटा सेट है, एंड वी आर ट्राइंग टू कंपेयर these डेटा सेट्स. तो अगर इस डेटा सेट्स को हम थ्रू टेबुलेशन या क्लासिफिकेशन कंपेयर करना चाहते हैं तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, और इसके लिए टाइम भी ज़्यादा रिक्वायर होगा. तो इसके लिए हमें इसको फर्दर रिड्यूस करना होगा, स्पेशली टू वन नंबर, कि एक डेटा सेट रिप्रेजेंट हो एक नंबर से, दूसरा डेटा सेट रिप्रेजेंट हो एक नंबर से, थर्ड फोर्थ अप टू सो ऑन. फिर उस वन नंबर से जो रिप्रेजेंटेशन है डेटा की, हम उसकी कंपैरिजन करें तो डिस्ट्रीब्यूशन की कंपैरिजन हो जाएगी. ओके, नेक्स्ट हम इसको प्रॉपरली डिफाइन करते हैं कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एक्चुअली क्या है. A single value which can be considered as typical or representative of a set of observation and around which the observation can be considered as centered is called an average or average value or a center of location. सबसे पहले आप ये याद रखें कि एवरेज इज़ ऑलवेज अ सिंगल वैल्यू. ओके, ये एक सिंगल वैल्यू होती है हमारे पास, और ये सिंगल वैल्यू क्या रिस्पॉन्स करती है, इसकी जॉब क्या है. कंसिडर एज अ टिपिकल और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन. ये सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन की रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू होती है, यानी एक सिंगल वैल्यू जो कि सेट ऑफ डेटा की या डिस्ट्रीब्यूशन की रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू होती है, around which observation can be considered as centered is called an average. जो हम सपोज करते हैं कि जो सारी वैल्यूज़ है वो इसके अराउंड सेंटर्ड है. तो जो एवरेज वैल्यू होगी, हम कहते हैं कि जो बाकी वैल्यूज़ इस डिस्ट्रीब्यूशन में हैं ये इसके अराउंड है, यानी ये वैल्यू सेंटर में होगी जो डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट कर रही है, या ये टेंड टू सेंटर होगी, मतलब इसकी टेंडेंसी, रुझान सेंटर की तरफ होगी. ओके, तो उसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ लोकेशन या एवरेज या मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. Since such typical value tend to lie centrally within a set of observation when arranged according to magnitude, average or called measure of central tendency. हम कहते हैं कि यूजुअली यानी मोस्टली ये वैल्यू सेंटर में लाई होती है. मगर स्टूडेंट, आप लोग ये याद रखिए कि सेंटर का मतलब एग्जैक्ट सेंटर नहीं है. ये अगर आप डेटा की एक ऐसे सेंटर फाइंड करें जो एग्जैक्ट ना हो, यानी अगर आपके पास 3 4 5 वैल्यू है तो इसकी तो एग्जैक्ट सेंटर है 4. अगर आपके पास 3 6 और 10 है, या 3 6 और 20 है, तो इसमें एग्जैक्ट सेंटर नहीं होगी, मगर इसकी एवरेज वैल्यू सेंटर की तरफ लाई करेगी, जिसको हम कहते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी.
For example, average of 5, 6, 7 is 6, which is lie in the center of the data. Similarly, average value of 10, 14, 16 is 13.3, which tendency is to central, even not exactly in center. तो स्टूडेंट आप अगर 10, 14, 16 में देख ले तो इसकी एवरेज वैल्यू 13.3 है, जो कि एग्जैक्टली सेंटर नहीं है, मगर सेंटर की तरफ इसकी टेंडेंसी है, और ये 10 और 14 ये इसके अराउंड है। ओके, तो ये डेटा को अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट कर रही है। द फंडामेंटल मेजर ऑफ टेंडेंसीज, द फंडामेंटल मेजर ऑफ टेंडेंसीज आर अरिथमेटिक मीन, मीडियन, मोड। एवरेज की हमारे पास या मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के हमारे पास सर्टन टाइप्स है, जिसमें ये 3 ज़्यादा मशहूर हैं, अरिथमेटिक मीन, मीडियन और मोड। सो फर्स्ट हम अरिथमेटिक मीन को डिस्कस करते हैं। दिस इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड एवरेज विच यू हैव आल्सो स्टडीड इन यूज इन लोअर ग्रेड। इसकी यूज़ बहुत ज़्यादा है डेली लाइफ में, और जो लो ग्रेड हैं मतलब क्लास 10, क्लास 9, उसमें भी ये पढ़ाया जाता है। Arithmetic mean can be defined as, अब इसकी एक definition आप सुन लें। Arithmetic mean is the amount secured by dividing the sum of value of item in a series by their number। Very easy, जो नंबर है आपके given observation है, values हैं, उसको आप ऐड करें और उसको डिवाइड करें नंबर पर, तो वो arithmetic mean होगी। इसको हम फर्दर एक्सप्लेन करते हैं कि एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई एन इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू xn डिवाइडेड बाई एन। यानी जो सिग्मा एक्स है ये x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू प्लस xn के इक्वल है। एग्जाम्पल, अब इस पर एक एग्जाम्पल करते हैं। वेरिएबल टेक द वैल्यू इज गिवन बिलो, कैलकुलेट द अरिथमेटिक मीन। ये वैल्यूज गिवन है 110, 117 अप टू 750। इसकी अरिथमेटिक मीन फाइंड करें। इसकी सोल्यूशन है अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई एन। तो सबसे पहले हमने सिग्मा एक्स फाइंड करनी है। तो जो वैल्यूज गिवन है क्वेश्चन में 110, 117, 129, इस सब को आप ऐड करें। इसको ऐड करना कैलकुलेटर के थ्रू ही करना पड़ेगा। आप कैलकुलेटर पे लिख ले 110 यानी 110, फिर लिख ले प्लस 117, फिर प्लस 129 अप टू प्लस 750, फिर इक्वल क्लिक करें, यू विल गेट 2021, जो कि सिग्मा एक्स की वैल्यू है। एंड n इज इक्वल टू 10। n किस तरह 10 के इक्वल है, ये ऑब्जर्वेशन आप काउंट करें। 110 एक वैल्यू, 117 दूसरी, 129 तीसरी, 195 चौथी, 95 फिफ्थ, 106 फिर 100 सेवन्थ, फिर 175 एट, फिर 250 नाइन्थ, फिर 750 10th। तो ये 10th ऑब्जर्वेशन है। इस वजह से हम कहते हैं कि n इज इक्वल टू 10 है। एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स ओवर n। सिग्मा एक्स की वैल्यू 2021 है और n 10 है। इसको आप डिवाइड करें, यू विल गेट 202.1। ये भी कैलकुलेटर से डिवाइड करना होगा। कैलकुलेटर में आप लिख ले 2021, 2021, फिर डिवाइड क्लिक करें, फिर 10 क्लिक करें, फिर इक्वल, यू विल गेट 202.1। Discrete series. There is a difference in method for finding the arithmetic mean of individual series and a discrete series. इंडिविजुअल सीरीज़ के लिए भी हम एक मेथड यूज़ करते हैं, तो सिमिलरली जो डिस्क्रीट सीरीज़ होगी उसके लिए अगर हमने अरिथमेटिक मीन फाइंड करनी हो तो वी आर यूजिंग अ स्लाइटली डिफरेंट फार्मूला। In the discrete series, every term, this is value of x, is multiplied by its corresponding frequency and then their total sum is found. डिस्क्रीट सीरीज़ में हम यूँ करते हैं कि जो ऑब्जर्वेशन हमारे पास गिवन है, जो वैल्यूज़ गिवन है x की, और उसके आगे जो f की वैल्यू गिवन है फ्रीक्वेंसीज़ की, हम उस करस्पॉन्डिंग वैल्यू को मल्टीप्लाइड करते हैं और फिर उसकी सम लेते हैं। So the arithmetic mean is then obtained by dividing the total frequency by the above sum of so obtained। ये जो सम हमने obtain किया, इसको फिर हम डिवाइड करते हैं सम ऑफ फ्रीक्वेंसी से। Therefore, if the observation x1 plus x2 plus x3 up to plus xn or repeated f1 plus f2 plus f3 up to plus fn,
times, then we have x bar is equal to summation fi xi divided by summation fi. That is f1 x1 यानी जो पहली वैल्यू है x1 की उसको हम मल्टीप्लाइड करते हैं पहली वैल्यू f की फ्रीक्वेंसी की, f2 x2 यानी जो फ्रीक्वेंसी की सेकंड वैल्यू है उसको हम मल्टीप्लाइड करते हैं x की सेकंड वैल्यू के पास, और f3 x3 f की थर्ड वैल्यू और x की थर्ड वैल्यू ये मल्टीप्लाइड करते हैं, प्लस अप टू एफ एन एक्स एन यानी लास्ट जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है वो और लास्ट जो x की वैल्यू है वो हम मल्टीप्लाइड करके लिख देते हैं। तो इसकी एक कॉलम बन जाएगी एफ एक्स आई जिसको हम कहते हैं, और फ्रीक्वेंसी को अगर हम जमा करें यानी फ्रीक्वेंसी एफ वन प्लस एफ टू फ्रीक्वेंसी की फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू अप टू एफ एन यानी nth वैल्यू, इसको हम सम करें तो ये हम डिनोट करते हैं सिग्मा एफ पर। एग्जाम्पल, अब हम डिस्क्रीट डेटा पर एक एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग 50 ऑब्जर्वेशन। 50 ऑब्जर्वेशंस गिवन है, इसकी मीन फाइंड करनी है। तो एक मेथड तो ये है कि इस 50 वैल्यू को हम जमा करें यानी सम करें और इसको 50 यानी नंबर पर डिवाइड करें, वो भी एक मेथड है। बट आपको समझाने के लिए हम यहाँ पर डिस्क्रीट डेटा लेते हैं, यानी सबसे पहले इसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं। तो इस डेटा में हम सर्च करते हैं स्मॉलेस्ट वैल्यू विच इज़ 17, then we are going to search the next smallest value which is 18, then 19, 20, 21, 22 up to 23. So the largest value in this given data is 23. Now we are going to search 17, that how many time it is repeated. So look at 17, you will see that 17 is repeated 3 times. Similarly 18 is repeated 6 times, 19 is repeated 11 times, 20 is repeated 20 times, 21 is repeated 8 times, और 22 सिर्फ एक दफ़ा इसमें आया है और 23 भी सिर्फ एक दफ़ा इसमें आया है। तो ये फ्रीक्वेंसी है, यानी हर एक वैल्यू जितनी टाइम रिपीट है ये इसकी फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट हमने एक कॉलम फाइंड करनी है जिसकी हेडिंग होगी एफ आई एक्स आई, यानी f की वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई x की वैल्यू जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू है। तो 17 और 3, 17 फर्स्ट वैल्यू है x की और 3 वैल्यू फर्स्ट वैल्यू है f की, इन दोनों को मल्टीप्लाइड करें यू विल गेट 51, देन मल्टीप्लाइड 18 एंड 6 यू विल गेट 108। इस तरह लास्ट वैल्यू है 23 और 1 उसको मल्टीप्लाइड करें यू विल गेट 23। अब यूँ करें कि जो f की वैल्यू है यानी फ्रीक्वेंसीज की उसको जमा करें तो सिग्मा एफ आई आ जाएगा, क्योंकि सिग्मा डिनोट फॉर सम विच इज़ 50। फिर एफ आई एक्स आई की जो कॉलम है इसकी वैल्यू अगर हम जमा करें दैट विल बी डिनोटेड बाय सिग्मा एफ आई एक्स आई विच इज़ इक्वल टू 981। स्टूडेंट, मैं अक्सर अपने स्टूडेंट को एक उसको समझाने के लिए एक बात कह देता हूँ कि कॉलम की टॉप पर जो आपको नज़र आ रहा होता है उसकी वैल्यू आप जब जमा करें तो उसके साथ हम सिग्मा लगाते हैं, यानी कॉलम के टॉप पर आपको नज़र आ रहा है एफ आई, तो उसकी वैल्यू को हम जमा करेंगे तो दैट विल बी सिग्मा एफ आई। इस तरह लास्ट कॉलम की टॉप पर आपको नज़र आ रहा है एफ एक्स आई, तो उसकी वैल्यू को अगर हम जमा करें तो दैट विल बी सिग्मा एफ एक्स आई विच इज़ इक्वल टू 981। नाउ राइट डाउन द फार्मूला फॉर एक्स बार विच इज़ इक्वल टू समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाई समेशन एफ। स्टूडेंट रिमेंबर के कभी हम एफ आई एक्स आई लिखते हैं और कभी एफ एक्स लिखते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। आप एफ आई एक्स आई लिखना चाहते हैं या एफ एक्स लिखना चाहते हैं, डिवाइडेड बाय समेशन एफ। तो सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू है 981 वो लिखें, डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ की वैल्यू है 50 वो लिखें। इसको डिवाइड करें यानी 981 लिखें कैलकुलेटर पर, फिर जो डिवाइड की है वो क्लिक करें, फिर 50 क्लिक करें, फिर इक्वल यू विल गेट the required answer which is 19.62। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं मीन फॉर ग्रुप डेटा। कंटिन्यू सीरीज, the procedure for finding the arithmetic mean in this series is the same as we have used in the discrete series, यानी discrete series में जो फार्मूला यूज है और इसमें जो फार्मूला यूज है वो सेम है। The only difference is that in this series we are given class interval whose mid value of class marks are to be calculated first. Formula for arithmetic mean is equal to x bar is equal to summation fi xi divided by summation f.
सिर्फ एक डिफरेंस है कि जो ग्रुप डेटा है उसमें क्लासेस गिवन होती है, तो हर एक क्लास की हमने मिड वैल्यू फाइंड करनी है जिसको हम डिनोट करते हैं एक्स से। फिर वही एफ और एक्स मल्टीप्लाइड करके समीशन एफ एक्स फाइंड करते हैं और समीशन एफ से डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट इस पर एक एग्जांपल है। एग्जांपल द वेट इन ग्राम ऑफ 30 आर्टिकल्स आर गिवन इन बिलो। ये 30 वीडियोज़ है, हमने इसकी ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी है। ओके, और उसके बाद हमने इसकी अरिथमेटिक मीन फाइंड करनी है। सॉल्यूशन। नेक्स्ट हम क्लासेस बनाते हैं, तो ये तरीका हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लेक्चर में दिया हुआ है। तो ये क्लासेस बन गए 11 टू 13 और लास्ट क्लास है 23 टू 25। फिर इसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है, फिर एक्स हमने किस तरह फाइंड किया। जो फर्स्ट क्लास है इसमें 11 और 13, 11 लोअर लिमिट क्लास लिमिट और 13 अपर क्लास लिमिट, इन दोनों को अगर हम प्लस करें तो दैट विल बी 24। 24 को अगर हम 2 पर डिवाइड करें तो ये 12 आ जाएगा, तो हमने 12 लिखी हुई है। ये भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की क्लास में हमने डिटेल से डिस्कस किया हुआ है कि हाउ टू फाइंड द मिड वैल्यू और एक्स। Next multiplied fx. So the first value of x is 2 and the first value of x is 12. 2 multiplied by 12 is equal to 24. Next 7 multiplied by 14. Next 8 multiplied by, and the last 3 multiplied by 20 which is 60. अब fx की वैल्यू को जमा करें तो that will be 455 और f की वैल्यू जमा करें तो that will be 28। x बार की फार्मूला है समीशन fx डिवाइड बाई समीशन f और सिग्मा एफ एक्स। तो सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू है 454 और सिग्मा एफ की वैल्यू है 28। इसको डिवाइड करने के बाद हमें 16.21 की आंसर मिलती है। सो एक्स बार इज एक्चुअली 16.21। मेरिट। अरिथमेटिक मीन की कुछ मेरिट हम डिस्कस करते हैं। इट इज़ रिजिडली डिफाइंड, इट्स वैल्यू इज़ ऑलवेज डेफिनेट, or it is easy to calculate and easy to understand, hence it is very popular. It is based on all the observations so that it become a good representative. It can be easily used for comparison. It is capable of further algebraic treatment such as finding the sum of value of observation if the mean and the total number of the observation are given, finding the combined arithmetic mean when different groups are given, etc. फिफ्थ नंबर पर आपको ये कह रहा है कि आप अरिथमेटिक मीन से सम ऑफ ऑब्जर्वेशन फाइंड कर सकते हैं अगर आपको एन की पता हो। तो आप अरिथमेटिक मीन लिखे एक्स बार की वैल्यू इक्वल टू सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय, और एन आपको पता है एन लिखे, इसको सॉल्व करें तो इजीली हम समीशन एक्स की वैल्यू हासिल कर सकते हैं। इट इज़ नॉट अफेक्टेड मच बाय सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन। अगर सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन मतलब बड़ी वैल्यू भी थोड़ी सी आ जाए तो ये ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं होगा। हाँ, बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू आ जाए तो फिर इफ़ेक्ट होगा, मगर सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन अगर एक डी मिनट, इट इज़ इफेक्टेड बाय आउटलायर और एक्सट्रीम वैल्यू। ये अगर डेटा में आउटलायर हो या एक्सट्रीम वैल्यू हो तो फिर ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा अरिथमेटिक मीन। जिस तरह एग्जांपल आपके सामने है 10, 15, 25 एंड 500, इसकी अगर हम फाइंड करें मीन तो दैट विल बी 137.5। अगर हमारे पास ये वैल्यू होती 10, 15, 25 तो फिर हमारी अरिथमेटिक मीन आ जाती 16.67। तो कहाँ 16 और कहाँ 137, कितना बड़ा डिफरेंस इसमें आ रहा है। Due to the outlier 500, the arithmetic mean of the four number is raised to 137.5. In such a case, A mean is not a good representative of the given data. केस ए में अगर हम देख लें तो जो ऊपर गिवन है उसमें अरिथमेटिक मीन गुड रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। इसकी मिसाल हम इस तरह देख सकते हैं कि आप कहते हैं कि किसी की पॉकेट मनी 10 है, दूसरे की 15 है, थर्ड की 25 है और फोर्थ की 500 है। उसकी एवरेज आप फाइंड करें तो 137, हालांकि इस तरह है नहीं, इन तीनों के पास पैसे बहुत कम है 10, 15, 25, तो ऑन द एवरेज इनके पास 137 रुपीज़ नहीं है। तो अगर आउटलायर हो या बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम वैल्यू हो तो फिर अरिथमेटिक मीन हम अगर यूज़ करेंगे तो वो मिसलीडिंग होगा, डेटा को सही तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर सकेगा।
इट इज़ अ वैल्यू विच मे नॉट बी प्रेजेंट इन द गिवन डेटा। अरिथमेटिक मीन की जो आंसर आती है वो गिवन डेटा में यूजुअली गिवन नहीं होती, उसकी रेंज में गिवन होती है। So many a time it gives observed result like 4.4 children per family। ये एक मसला है अरिथमेटिक मीन में कि अक्सर इसमें यह आ जाता है कि 4.4 चिल्ड्रन तो पॉसिबल है ही नहीं, तो होल वैल्यू इसमें अक्सर नहीं आती, तो ये इसकी एक डीमेरिट है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू टेक आउट द एवरेज ऑफ रेशो एंड परसेंटेज। रेशो अगर आपके पास गिवन है तो इसकी अरिथमेटिक मीन हम फाइंड नहीं कर सकते, परसेंटेज गिवन है तो उसकी फाइंड नहीं कर सकते, ये अरिथमेटिक मीन की डीमेरिट। वी कैन नॉट कैलकुलेट इट व्हेन ओपन एंड क्लासेस इंटरवल आर प्रेजेंट इन द डेटा। अगर ओपन एंड क्लासेस हो तो उसी केस में हम अरिथमेटिक मीन फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें लोअर अपर लिमिट दोनों नहीं होती। तो जब तक हमारी डेटा में लोअर लिमिट और अपर लिमिट ना हो तब तक हम उसकी अरिथमेटिक मीन फाइंड नहीं कर सकते। थैंक्स फॉर लिसनिंग दिस लेक्चर। होप कि आपको बहुत कुछ समझ आ चुका होगा। और लास्ट में एक रिक्वेस्ट भी है आप लोगों से कि प्लीज़ सब्सक्राइब और चैनल के आपको मज़ीद अच्छी वीडियो, मज़ीद अच्छी इस तरह की एजुकेशनल लेक्चर आपको मिले, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें।